अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिजिक्स का चैप्टर है फ्लूइड डायनेमिक्स, क्लास 11। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिहाज से, पंजाब बोर्ड के लिहाज से। फेडरल बोर्ड में भी आता है बट फेडरल बोर्ड में इतना नहीं आया जितना पंजाब बोर्ड में ये बार बार रिपीट हो रहा है। तकरीबन हर साल या एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फाइंड करो, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मतलब वो पूरा डिस्क्राइब करना, उसकी डेरिवेशन ड्रा करना और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर डेफिनेशन पे जाओ तो डेफिनेशन इसकी है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant। कि जो हमारे पास किसी भी पाइप में किसी भी जगह से जब पानी गुजर रहा हो, उस यहां से जो है तो ये दोनों का ये है वेलोसिटी, वही जिससे फ्लूइड मूव कर रहा है, और ये है एरिया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इस चीज को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किन चीजों पे वो करता है, यहां पर एक चीज लिखो, द कांस्टेंट इक्वल द वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट सेकंड के, लाइक एक सेकंड में एरिया में से कितना फ्लूइड गुजर रहा है, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एप्लीकेबल किस पे है, उस फ्लूइड पे जो स्ट्रीम लाइन हो, जिसकी मोशन जो हो वो स्ट्रीम लाइन हो, लाइक जो मोशन हो वो डिसऑर्डर्ड ना हो, वो एक ही जगह से, जैसे हम स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो मोशन वो चीज कि जिससे जब अगला पार्टिकल जा रहा है पिछला पार्टिकल उसको फॉलो करे, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए। दूसरा, नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, कि मतलब वो जो फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसको अटेन करने के लिए, कि जो लिक्विड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। विस्कस क्या होता है, विस्कस या विस्कोसिटी उस चीज को कहते हैं कि जो गाढ़ापन होता है। तो हम इस इक्वेशन को सिर्फ उन चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, या एप्लीकेबल है ये उन चीजों के लिए जो नॉन विस्कस हो, जिनका गाढ़ापन बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर हो। तो इस इक्वेशन को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ड्रा कैसे करेंगे, अच्छा सपोज करते हैं, अच्छा ये हम एक ऐसे पाइप में से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज है, लाइक यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, और फिर यहाँ पर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, यहां पर ये चीज मैंने लिखी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखिए अब यहां से पानी गुजरा, सपोज इतना गुजरा, ठीक है, मैं सपोज करता हूं कि 1 लीटर पानी गुजरा पाइप में, यहां से 1 लीटर पानी गुजरा, जब यहां जाएगा तो भी 1 ही लीटर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पानी आगे पीछे कहीं और चला जाएगा, या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना पानी का मैस यहाँ होगा उतना ही पानी का मैस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हर एक पॉइंट पर पानी का जो मैस होगा वो इतना ही होगा, पानी का मैस चेंज नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मैस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए मैंने इक्वल रखा है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक इक्वेशन होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया डेंसिटी। तो अगर इन दोनों की जगह मैं इसी चीज को लिख लूं तो इसको क्या मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 और v2। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको देखते हुए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब इसको चेंज करने की कोशिश कैसे करते हैं, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मेरे पास होता है, वॉल्यूम बेसिकली कहते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एरिया। इन दोनों को, एरिया को जब आप लेंथ के साथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया किसके बराबर होता है, वॉल्यूम को। तो लेंथ को मैंने किससे यहाँ पर डिनोट किया है, एक्स से, तो यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगा और एरिया को ए लिखूंगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा a1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू ρ2 a2 और डेल्टा x2। तो ये मेरे पास आ गया।
अब ये कहाँ से आया, ये जो दो चीजें थी ये मैंने कहाँ से निकाली, ये वाली और ये वाली, ये आई वॉल्यूम से, जो कि बराबर होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू इसके। ठीक हो गया। अब ये मैंने यहां पुट कर दी। अब मुझे एक और चीज भी पता है, वो ये है कि मुझे पता होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये भी मुझे पता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं v मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा ρ1 a1 और डेल्टा x1 की जगह मैं लिख दूंगा v1 और डेल्टा t इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 और t। अब जो टाइम है ना, टाइम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, टाइम जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक चीज जो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही उस चीज का हम जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी हम टाइम का जिक्र नहीं करेंगे, तो टाइम चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा ρ1 a1 और v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 और v2। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जिक्र है डेंसिटी का। ठीक है। अब डेंसिटी मुझे पता होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी को कहते हैं। अब ये कांस्टेंट फॉर ईच फ्लूइड, मतलब ये हर एक फ्लूइड के लिए सेम रहती है। डेंसिटी जो होती है वो हर एक फ्लूइड के लिए सेम रहती है। तो यहां पर अगर नजर दौड़ाओ तो सपोज यहां से पानी अंदर जाना शुरू हो, कोई भी फ्लूइड है यहां से, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां से हमने डाला फॉर एग्जांपल पानी और यहां से निकला दूध, या यहां से हमने डाला पानी और यहां से निकला पेट्रोल, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां से जो फ्लूइड जाएगा वहां यहां बाहर भी वही फ्लूइड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड में चेंज नहीं आएगा, फ्लूइड सेम रहेगा। तो फ्लूइड की वजह से कौन सी चीज सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ρ1 इज इक्वल टू ρ2, इसको फिर हम ऐसे लिख लेंगे कि रो a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 और रो a2 और v2। तो रो के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये इक्वेशन आ गया v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब अगर इसको आप देखो तो ये होता है av इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी पाइप, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी पाइप मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी जिसके साथ वो फ्लूइड मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है, उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां बताना जरूरी है, वो ये है कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक ये इक्वेशन जो है बेसिकली इसी चीज से निकली हुई है। इसका क्या मतलब है कि जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, और जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब कि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वेलोसिटी और एरिया के दरमियान रिलेशन कौन सा है, वेलोसिटी और दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। कि जब आप एरिया बड़ा कर दोगे, एरिया बड़ा होगा तो पानी की स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब आप एरिया छोटा कर दोगे तो जो पानी की स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्टेड होंगे उनकी जो वेलोसिटी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी और वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि पंजाब बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर भी मैं अगेन समझा देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो
क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और दोनों का जो आपस का रिलेशन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो आपस का रिलेशन है उसको क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल कि एक चीज को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी डिक्रीज होगी, और दूसरी को इंक्रीज करोगे तो फर्स्ट वाली जो है वो इंक्रीज होगी, तो दोनों का उलट होगा एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लाजमी करना है।